Hey guys, this is Madhuparna Chakraborty and I'm going to discuss about basic organic chemistry. So, in my lecture video, today I'm going to discuss about the topic which is generally for class 11, that is organic chemistry, some basic principles and techniques, but I hope this will be also helpful for class 12 students and also for IIT JEE and NEET aspirants. So, let's with the introductory part. So before going to the introduction part, I would like to say few things about organic, the word organic. What earlier people think what actually organic means. According to them, organic means some pertaining life. Compounds which we like to eat or which we have in our day-to-day basis like sugars, fats, oils, dyes, proteins, vitamins, जो हर चीज़ है हमको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाट वी मीन टू से लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, those are called organic compounds. और पहले के ज़माने में लोग ऐसा कहते थे कि जो भी कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है वही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उससे रिलेटेड जो स्टडी होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. And they also used to say that inorganic chemistry or inorganic compounds are something which can be isolated only from the non-living organisms or non-living sources. अब non-living sources बोले तो क्या, like rocks, minerals, etc. So उस organic compounds में क्या क्या आते थे? Carbon monoxide, carbon dioxide, HCN and etc. So those are basically not organic compounds, those are इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहले के ज़माने में लोग ऐसा ही सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ही वो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. बट आप सोचो, क्या आज के ज़माने में हम ऐसा सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहे? चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ थ्योरीज है. सबसे पहले जो थ्योरी आता है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी और बर्जीलियस थ्योरी. बर्जीलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे और जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया था जो कि कहा जाता था कि वाइटल फोर्स थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ही डिस्क्राइब दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते. देयर मस्ट बी सम वाइटल फोर्स बिहाइंड दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में मदद कर रही है. बट क्या वाकई ऐसा था? चलिए देखते हैं. नेक्स्ट थ्योरी कौन लाया? 1828 में उलर ने एक कंपाउंड सिंथेसिस की जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से था. वो क्या कर रहे थे एक्चुअली, वो अमोनियम साइनाइड से काम कर रहे थे और जब उन्होंने अमोनियम साइनाइड को हीट किया, एक्चुअली वो अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड से काम कर रहे थे. जब उन्होंने उसको हीट किया तो उन्हें क्या मिला? अमोनियम साइनाइड. चलो अब हम रिएक्शन देखते हैं. उन्हें क्या मिला यहाँ पे कि अमोनियम साइनाइड उन्हें मिला. अमोनियम साइनाइड उन्हें मिला. अब अमोनियम साइनाइड को जब उन्होंने फर्दर हीट किया तो उनको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ जहाँ से उनको क्या मिला? यूरिया, जो कि बिल्कुल एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है और बल्कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो यहाँ से भाई ये तो प्रूफ हो जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, वो भी लैब में. तो यहाँ तो फिर बर्जीलियस का जो कंसेप्ट था वो तो रिजेक्ट हो गया. अब हम यूरिया को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूरिया कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यूरिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स. सो जब उलर ने ये थ्योरी प्रपोज की तो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी का तो रिजेक्शन आ गया. अब उलर के बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने और काफ़ी केमिस्ट ने ये प्रूफ कर चुके थे
कि पूरा बर्जीलियस का जो थ्योरी था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से ही बन सकती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से बन सकती है, वो तो बिल्कुल गलत प्रूफ हो गया फिर, क्योंकि उसके बाद भी लोगों ने एसिटिक एसिड सिंथेसाइज की। फिर लोगों ने ये भी दिखाया कि सिर्फ इनऑर्गेनिक सोर्सेस के लिए ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे और ऑर्गेनिक सोर्सेस के लिए नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल तब तक गलत हो चुका था, और जबकि ये भी प्रूफ हो गया था कि हम वी कैन सिंथेसाइज अ lot of organic compounds starting from inorganic material। बट आज के ज़माने में जो हमें इतने इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं? हाउ डू वी डिफाइन इन 2021 एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? नाउ Nowadays, how we define organic chemistry is those carbon containing compounds are called organic compounds, or those hydrocarbons are called as organic compounds. So इतने organic compounds भाई कहाँ से आ रहे हैं? Organic compound may also be defined as hydrocarbons or their derivative, and we call them as organic compounds and their study as organic chemistry। जैसे कि आप मान लो CH3OH, जिसको हम मिथानॉल बोलते हैं, तो ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, क्या वो वाकई में बस ऑर्गेनिक या लिविंग थिंग से आ रहे हैं? नहीं ना, उसको हम लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज कर रहे हैं। आप चाहे आज के ज़माने में कुछ भी देखें, वट एवर यू सी सराउंडिंग यू, like a simple sanitizer like a Dettol or soap, or even day-to-day drugs which we are taking as a medicine to reduce our fevers, to reduce our like headache, to reduce everything whatever problem we feel। क्या उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है? बिल्कुल है जी। और वो इतने इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ कहाँ से रहे हैं? उसको हम लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कभी आपने सोचा है क्या ऐसा? तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो कैटनेशन प्रॉपर्टी आती है जो कि कार्बन में है। फिर आता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। फिर आता है क्या? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। और फिर आ जाता है आपका आइसोमरिज्म। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आ जाते हैं आपके कैटनेशन प्रॉपर्टी में। व्हाट डू यू मीन बाय कैटनेशन प्रॉपर्टी? अगर हम सिंपल डेफिनेशन कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। अब भाई कार्बन के अलावा और भी तो एटम्स है, लाइक सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी इसमें ही सबसे क्यों ज़्यादा है? क्यों सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एटम में इतने ज़्यादा नहीं है? उसका मेन रीज़न आता है जो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर इन केस ऑफ कार्बन एटम? अगर हम कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो शायद आपको याद होगा कि इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऊपर से इसका साइज भी स्मॉल है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो इसके जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा है, और which helps us actually to form long chain of carbon atom or branched chain of carbon atom, or different rings of carbon, different hydrocarbons with different ring size and angle strength। सो भाई अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही देखते हैं कार्बन में, तो कार्बन में क्या आता है? आपके चारों साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो चारों साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है, जो कि आप शायद ही जानते हो, तो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा? चलो हम एक हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो क्या हो गया? एक साइड का ऑक्टेट तो फुल हो गया, और बाकी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको चाहिए कितने टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
चलो भैया, हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को डाल देते हैं। यहाँ पे भी हम एक और हाइड्रोजन को डाल देते हैं और यहाँ पे भी हम एक और हाइड्रोजन को ले आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल हो गया। तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा ऐसा तो नहीं है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड करके भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम कैटनेशन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं और जिसके कारण ये सेल्फ लिंकिंग भी कर सकती है कार्बन कार्बन के साथ, एंड आफ्टर डूइंग that self linking it can form lot of long chains, some branched chains, some ring type structures with different ring size and angle strength. now अब हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ फ्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन किए हैं, जैसे कि आई हैव मेंशनड हियर फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेनी मोर्स आर देयर्स, लाइक मेनी मोर इन द सेंस क्लोरीन है, आपके फास्फोरस है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोज है कार्बन से। तो कार्बन इसके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और उनके स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। कार्बन कार्बन में जैसे हम सिंगल बॉन्ड देख सकते हैं, लाइक ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कार्बन कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड भी तो देखते हैं, जहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही हम कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, जहाँ दो पाई बॉन्ड्स होती है और एक सिग्मा बॉन्ड्स होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच भी हमें दो बॉन्ड देखने को मिलता है, जहाँ से एक हो जाता है पाई बॉन्ड, एक हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। वो इसलिए क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज वेरी मच क्लोज टू अ नंबर ऑफ atoms or other elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine and also phosphorus, and they can form comparatively strong covalent bonds with these elements. अब हम जाते हैं अगर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, तो क्या देखते हैं, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत स्मॉल है तो इसका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और किसके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स से ज़्यादा फॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, जैसे नाइट्रोजन के साथ, और कार्बन अपने कार्बन के साथ ही मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या हो जाता है, in isomerism what we actually see is the molecule have the only one molecular formula, say C2H6, but it can represent itself in different structures। भाई फॉर्मूला तो एक ही होगा, बट इसको अपना रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। क्या पता वो एक रिंग फॉर्म में आ जाए, वो एक ऐसे फॉर्म में आ जाए जहाँ पे वो ब्रांच स्ट्रक्चर में हो, एक ऐसे फॉर्म में है जहाँ पे वो बस एक लॉन्ग चेन में ही है, या फिर एक ऐसे फॉर्मेट पे है जहाँ पे उस कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स है, लाइक ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। सो अगर हम यहाँ पे एलिसाइक्लिक का एग्जांपल्स देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक में, तो क्या आ जाता है आपका, देखिए ये एग्जाम्पल, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है, बट यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट कर दिया, ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो इसमें हम क्या इंसर्ट कर दिया, दो ऑक्सीजन एटम, तो ये भी आपका हो गया हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आप एरोमेटिक का एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो आई गेस यू आर फैमिलियर विद पिरिडिन मोइटी। पिरिडिन में क्या होता है भाई, मैं बताती हूँ नेक्स्ट में आपको। नाउ
In case of carbocyclic, there are two classification. One is alicyclic and the other one is aromatic. Aromatic में भी further classifications है, benzenoid, non benzenoid. अब आप सोच रहे होंगे कि ये aromatic होता क्या है? Now, if we want to define aromatic compounds, then there are few criterions actually. That if a compound is to be aromatic, then that compound should be completely planar in state, should be completely conjugated. It should contain 4n plus 2 pi electrons, and दैट्स ऑल. तो प्लानर मतलब क्या, वो जो सारे कार्बन एटम्स है ना वो एक ही प्लेन में होना चाहिए. कंप्लीटली कंजुगेटेड मतलब क्या कि जो सारे एटम्स है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. अगर बीच में एक भी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो वो इस एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. Now those we can again classify as benzenoid or non-benzenoid. बेंजीनॉइड में आपका एग्जाम्पल हो गया नैप्थेलिन और एक हो गया आपका फेनॉल. दैट यू ऑल नो नैप्थेलिन बॉल्स वी यूज्ड इन आवर अलमीराज एंड ऑल. सो नॉन बेंजोइड में क्या एग्जाम्पल आता है आपका एजियोलिन. नाउ गाइस यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन राइट. सो अगर हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक की बात करते हैं जहाँ मैं पिरिडीन की बात कर रही थी, तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. मान लो यहाँ पे ये रिंग नहीं है, नैप्थेलिन के 2 रिंग्स की जगह बस एक ही रिंग है. तो इस एक बेंजीन रिंग में अगर हम एक NH लगा देंगे, सॉरी N लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पिरिडीन का स्ट्रक्चर वो हो जाएगा आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कार्बन एटम को फर्दर हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं एज प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम. प्राइमरी एज 1 डिग्री, सेकेंडरी एज 2 डिग्री, टर्शियरी एज 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम एज 4 डिग्री कार्बन एटम. तो चलिए हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं. 1 डिग्री तभी हम किसी कार्बन एटम को बोल सकते हैं अगर उस कार्बन एटम से सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है दूसरे कार्बन एटम की तरफ. तो यहाँ क्या हो जाता है, ये कार्बन एटम भी 1 डिग्री हो जाता है. दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री. नाउ इफ आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल with this carbon atom, how much carbon atom is linked? Don't think about hydrogen atom, you forget about hydrogen atom, you just focus on the carbon carbon bond. तो इसके साथ हमारे कितने कार्बन एटम्स जॉइंट है, एक ही है. तो ये क्या हो गया 1 डिग्री. ये टर्मिनल कार्बन एटम क्या हो गया 1 डिग्री. अब question arises like this, will this carbon atom be a 1 degree carbon atom? Let's move to the next example, then you will find out the answer. ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन एटम का एग्जाम्पल है. तो ये तो हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ लिया कि ये और ये है प्राइमरी कार्बन एटम. बट क्या ये प्राइमरी कार्बन एटम था? आंसर इज नो, बिकॉज this carbon atom we can clearly see if we forget about this hydrogen, then what we can see is this carbon atom is joined with 2 more carbon atoms. तो ये कहीं से भी आपका 1 डिग्री नहीं हो सकता. इसका डिग्री कितना है, सेकेंडरी कार्बन एटम हो जाता है 2 डिग्री हो जाता है. Now if we move to the tertiary carbon atom, now you tell me which one will be the tertiary carbon atom. Obviously the middle one, because we can clearly see that this carbon atom is linked with more 3 carbon atoms. तो ये क्या हो गया आपका tertiary carbon atom. तो अगर हम रेस्ट 3 कार्बन एटम्स की बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्लियरली कि दिस रेस्ट 3 कार्बन एटम्स आर नथिंग बट अ 1 डिग्री कार्बन एटम एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन एटम. Now if we talk about a quaternary carbon atom or a 4 degree carbon atom, then what should be the criteria? The first and the foremost criteria is this middle carbon should be linked with 4 more carbon atoms and there should not be any hydrogen atom linked with this middle carbon atom. जहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन की बात आ गई कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी अटैच्ड है उसके जैसे, क्या ये 4 डिग्री रहेगा?
नहीं रहेगा, ये तब क्या बन जाएगा, आपका टर्शियरी कार्बन एटम बन जाएगा। तो अगर हमें कोई क्वाटरनरी कार्बन एटम चाहिए तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या होना चाहिए, चार चार ऐसे कार्बन एटम्स होने चाहिए जो इसके साथ लिंक्ड है। So now next slide is about the structural representation of organic compounds. Now whenever we tell about structural representation, then three forms are there. One is the condensed form, one is the complete or we can say the expanded form, and the last one is the bond line structural form. कंडेंस्ड फॉर्म में भाई क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख डाला इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3CH3, और हम कैसे लिख सकते थे C2H6, जो कि आपका हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। इफ आई मूव टू इथेन मॉलिक्यूल, कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। If we move to ethine, then what will be the condensed form? CH triple bond CH। आप देखते जाइए यहाँ पे कार्बन क्या कर रही है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है due to that catenation property, you remember, no? Now if we move to methanol, what is the condensed form? CH3OH। Now if we move to this last example, then you people will only tell the name of this compound, but इसके condensed form में क्या लिखा है हमने, CH3 CH2CO CH2 CH3, ठीक है। Now if we want to write this all this condensed form in an expanded way or in a complete manner, then how we can write, क्या हमको दिखाना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड्स है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड्स है, ठीक है। तो उसको अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें दिखाना होगा कि भाई एग्जैक्टली कितने बॉन्ड्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। जो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है इस साइड पे और 3 बॉन्ड है इस साइड पे, बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ इथेन। इन द सेम वे वी हैव रोट डाउन द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, जहाँ कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन एटम्स है और कार्बन के बीच में क्या है, दो बॉन्ड आ जाती है, जहाँ पे एक हो गया आपका पाई बॉन्ड, एक हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। इफ यू टॉक अबाउट इथाइन, then there is no much to show here because only 2 hydrogen atoms are there। तो कार्बन के साथ एक इस साइड बॉन्ड हो गया, एक इस साइड बॉन्ड हो गया, और बीच में हम देख ही रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड्स है। इफ वी टॉक अबाउट मिथानॉल, then the expanded form is like it has 3 bonds with hydrogen atom, all are sigma bonds, and 1 with oxygen, and along with oxygen 1 more hydrogen is there. So here we have shown actually the lone pair of oxygen atom, but if you don't want that, you can simply write in this way also. The last structural representation of organic compound is the bond line structural formulas। देखिए हमने बस एक लाइन ड्रॉ की है, इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ भी पता चलता है क्या? इससे हमें ये तो बोल देते हैं कि हाँ 2 साइड में 2 कार्बन एटम है, बट भूलना मत, जो मोस्टली स्टूडेंट्स भूल करते हैं कि नीट में कल का अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टेल मी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस बॉडी, तो गलती से भी ये मत लिखना कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि इसके साथ भाई 3 और हाइड्रोजन भी है, तो वो तो उनको काउंट नहीं करते हैं, वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये है आपका बेसिकली इथीन का स्ट्रक्चर, जहाँ की आपका सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 7 है, 1 नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है आपका, मिथानॉल का है, जहाँ पे एक ये CH3OH है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका CH3CHBr CH2CH3, और द लास्ट वन क्या आता है आपका, ये स्ट्रक्चर, शायद आप देख के समझ आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आ जाता है
जिसमें फॉर्मूला है CH2 CH2 CO CH2 CH3 और जिसका नाम भी मैं फ़िलहाल बता ही देती हूँ, इसका नाम है पेंटेन 3 सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। सो यही मैं अपना करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने मेरा वीडियो लाइक किया तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने सच में इस वीडियो को लाइक किया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।